इस कार्यक्रम में सहभाग करने वाले हमारे अतिथि पधार रहे हैं श्रीमान दुबे जी से आग्रह करता हूँ रोड़ी चंदन से उनका स्वागत एवं सम्मान करने की महती कृपा करें। माननीय संतोष दुबे माननीय अतिथि महोदय अतिथियों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन के साथ मां के चरणों में पुष्पांजन करने की महती कृपा करें। माननीय अतिथिगण अभी भैया बारे जाए दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः द्वेषबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। नहीं बात लाइव चल रहा है कैसे? इसको खोलिए, इसको डिगो कर लीजिए ना सही से, इसको खोल नहीं हो गया खुला हुआ। माता प्रणाम 1 2 3 या कुंदे तुषार हार धवला या कुंदे तुषार हार धवला या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर देवहि सदा वन्दिता सा मातु सरस्वती भगवती निःशेष शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा
परमासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमलमति दे साहस शील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का भर दे स्वाभिमान भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे नव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा मां फिर घर घर भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे ब्रह्मनाम
शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मात्र प्रणाम 1 2 3 7। मंचासीन अतिथि बंधुओं से सादर आग्रह है कि स्वामी विवेकानंद जी श्री चरणों में पुष्पार्चन करने की महती कृपा करें। अब मैं विद्यालय की यशस्वी कर्मनिष्ठावान प्रधानाचार्य श्रीमान विक्रम सिंह परिहार जी से सादर आग्रह करता हूँ कि अभ्यागत अतिथियों का परिचय के साथ एक साथ प्रस्ताव की प्रस्तुत करने की महती कृपा करें। माननीय प्रधानाचार्य। ज्ञानदायिनी मां सरस्वती परम ब्रह्म ओम प्राणों से प्रिय भारत माता, मंच पर आसीन सम्मानित अतिथि बंधु, आज विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर युवा दिवस युवा रत्न सम्मान समारोह में आए हुए हमारे इसी विद्यालय के युवा पूर्व छात्र, अत्यंत गौरव का विषय है कि दो तरफ से गौरवमयी उपस्थिति का आतिथ्य करने का अवसर विद्यालय परिवार को प्राप्त हुआ। एक और जहां हमारे पूर्व छात्र जिन्होंने इसी विद्यालय से शिशु शिक्षा से लेकर आगामी हायर सेकेंडरी तक की परीक्षा उत्तीर्ण करके आगे अपने क्षेत्र में विशिष्ट डिग्री प्राप्त कर देश भर में एक विद्या भारती के पूर्व छात्र के रूप में जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं आपका विशेष योगदान है उस जगह पर।
जब कोई भी बात आती है ये चर्चा जरूर होती है कि ये बच्चे कहाँ के पढ़े हुए हैं। आप सब इतनी संख्या में विद्यालय के आचार्य जी के आग्रह पर यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सबको देख करके अपने छोटे बच्चों को जो आज विशिष्ट पायदान पर खड़े होकर के देश में समाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, अत्यंत गौरव महसूस होता है। दूसरी ओर हमारे मंच पर जिन अतिथियों का सानिध्य हम सबको मिला, उनके परिचय के क्रम में मैं आप सबको परिचित कराना चाहूंगा। अपने विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी के नाते जिनका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होता है, अब मंच पर उपस्थित हैं माननीय हेमचंद जी। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के नाते आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। आप वरिष्ठ प्रचारक हैं, अपना संपूर्ण जीवन इस भारत भूमि के लिए अर्पण करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। साथ ही एक विशिष्ट बात जो आप सबको इससे अवगत होना चाहिए, पूर्व छात्रों से मिलने का, उनसे वार्ता करने का भाई साहब में जो उत्साह दिखता है उससे हम सबको सीख मिलती। हमारे आग्रह से आप इस मंच पर उपस्थित हुए। इस सभागार में आपका हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे बहुत सारे भैया परिचित होंगे डॉक्टर रघुराज सिंह जी से। प्रतिष्ठित महाविद्यालय जो हड़िया पीजी कॉलेज है उसके प्राचार्य के नाते आपने लंबे समय तक दायित्व का निर्वहन किया। वर्तमान में भारतीय शिक्षा समिति पूर्वी उत्तर प्रदेश के मंत्री के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। अपने बीच में आपका सानिध्य मिला, आपका मार्गदर्शन भी हम सबको प्राप्त होगा। मैं डॉक्टर साहब का भी हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आपके ठीक बगल में भारतीय शिक्षा समिति पूर्वी उत्तर प्रदेश का काशी प्रांत है। उस प्रांत के प्रदेश निरीक्षक के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं श्रीमान रामजी सिंह जी। आपका भी इस सभागार में हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत है। आपके ठीक बगल में ट्रिपल आईटी कॉलेज झंडवा में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में तथा वर्तमान में इस विद्यालय के माननीय प्रबंधक जी के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं ऐसे श्रीमान डॉक्टर संजय सिंह जी। आपका भी इस सभागार में हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत है। मंच के ठीक बाईं तरफ श्रीमान मिथिलेश जी, अब संभाग निरीक्षक के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। आपका भी हृदय से अभिनंदन है। क्षमा करेंगे, आप सह प्रदेश निरीक्षक जी के नाते दायित्व का निर्वहन करते हैं विद्या भारती में। आपके ठीक बगल में श्रीमान बांके बिहारी पांडे जी, अपना रानी रेवती देवी विद्यालय जो उसके माननीय प्रधानाचार्य जी हैं। आप भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आपका भी हृदय से अभिनंदन। साथ में अपने प्यारे भैयाओं का जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से बहुत सारे भैया बहुत सीनियर हैं और आप ऑफिस से छुट्टी लेकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने दूर दूर से आए। मैं आप सभी का भी खुले हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की संक्षिप्त प्रस्तावकी के रूप में आप सबसे थोड़ा चर्चा करेंगे। पूर्व छात्र हमारी धरोहर है। आपसे हमको संबल मिलता है। जो आप नन्हे मुन्ने
भैया बनकर इस विद्यालय प्रांगण में आए होंगे, मैं उसका साक्षी तो नहीं हूं, लेकिन जिस योजना से जुड़ा हूं उस योजना की पूरी अनुभूति है कि हमारे यही प्यारे भैया कुछ वर्षों पहले इसी प्रांगण में, हो सकता है इसी सभागार में आप बैठ करके वंदना करते हो। जो हमारी वंदना है वो आपके मानस पटल पर आज भी अंकित होगी। उस वंदना से हमने जो सीखा उसको जीवन में अपने चरितार्थ करते हैं, और आप यकीन मानिए जिस जगह भी आप काम करते हैं आपको उसका अनुभव हो या ना हो, हम सब जब आपके कार्यालय में जाते हैं अपने आप पता चल जाता है कि ये भैया विद्या मंदिर से शिक्षा ग्रहण करके आए। ये आपका गौरव है, विद्या भारती का गौरव है, हम तो कहेंगे ये मिला जुला गौरव है। विद्या भारती ने हम सबको जो दिया उसमें जो संस्कार शाला की रचना की, संस्कार की जो योजना बनाई और संस्कार के साथ शिक्षा का जो पटल स्थापित किया, उसके कारण हम सबका जीवन धन्य हुआ। आप सब की उपस्थिति इसलिए गौरवमयी होती है कि हमारा आपका जीवंत संबंध होता है, चंद वर्षों का साथ नहीं होता है। अपनी शिक्षा पद्धति जिस तरह से होती है उस पद्धति के अनुसार हम लोग आजीवन एक दूसरे के साथ रहते हैं, और आप सच्चे अर्थों में देखेंगे समाज में आचार्य और शिष्य की परंपरा आज भी विद्या भारती के विद्यालयों के कारण स्थापित है। आपके क्रियाकलापों को मैं बहुत देर से कम 2 घंटे से आप लोग आए, कुछ भैया बहुत पहले आ गए। मैं देख रहा था शायद ही कोई ऐसे भैया हो जो अपने पुराने संस्कार को भूले हों। आचार्य कैसे भी हैं, लेकिन आपने बेस देख करके पहचान लिया कि नहीं ये हमारे आचार्य जी हैं। आपके प्रांगण में विचरण करने का आपके आचार व्यवहार से ये एक बिंदु से पता चलता है कि हमारे पूर्व छात्र हैं, और यही आपकी पहचान है और यही हमारी शक्ति। विद्या भारती में पूर्व छात्रों की संकल्पना या उनके साथ जीवंत संबंध रखने की परिकल्पना सिर्फ इसलिए है कि जिस समाज के उन्नयन के लिए इस तरह के संस्थान स्थापित हुए, उन संस्थानों को संचालित करने में हमारे पूर्व छात्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपने देखा होगा पिछले जो कोविड की महामारी थी, इतनी भयावह स्थिति थी कि शायद ही कोई बाहर निकलना पसंद करता होगा, लेकिन आप में भी डॉक्टर साहब भी उधर बैठे हैं, बहुत सारे भैया ऐसे हैं जो उस विकट समस्या में भी बिना किसी के कहे बाहर आए। दूर तक पता करने से ये पता चला कि ये भैया विद्या भारती के पूर्व छात्र। कई जगह पे मैं आपको उदाहरण देता हूं। इस स्थिति में हमारे छोटे विद्यालय लगभग आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई, जर्जर हो गई। उस समय कोई कर्णधार बन के आया, तो आप कितने लोग कंट्रीब्यूशन किया मुझे एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता, लेकिन पूरे देश भर में विद्या भारती के पूर्व छात्रों ने कम से कम एक प्रांत के 50-50 विद्यालयों को गोद लिया। ऐसे स्वावलंबी भैया जिनसे हमने कभी कोई आग्रह नहीं किया, विकट परिस्थिति में उनसे संपर्क किए। उनका कहना था आचार्य जी आप चिंता मत करिए, हम लोग की पूरी टीम है, और एक टीम जो पूर्व छात्रों की थी उन्होंने 15-15, 20-20 लाख रुपए आचार्यों के वेतन के लिए विद्यालयों में जमा किया। ये जीवंत संबंध है, इसको कैसे भूल सकते हैं। यही हमने गढ़ा जो आप में दिखता है, और आप सब में हम सबको परछाई दिखती है, अपनी प्रतिमा दिखती है, प्रतिबिंब दिखता है, लगता है कि मेरे भैया हैं, और आप सबसे ही हम सबको गौरव ऊर्जा मिलती है। आप इतनी मात्रा में आए, आपकी उपस्थिति हम लोग को ताकत देती है और काम करने की प्रेरणा देती है। और उसी प्रेरणा के नाते 1952 से लेकर के आज 2022 तक कितने ऐसे आचार्य होंगे जिन्होंने एक छोटी सी कुटिया में, हो सकता है जीवन में एक छोटा सा उन्होंने घरामदा बनाया हो, उसमें अपने परिवार का संचालन किया हो, लेकिन अपने भैयाओं को उन्होंने ऐसा गढ़ा कि वो आज कई जिलों में IAS ऑफिसर बनकर के बैठे। एक पूर्व विद्यालय की घटना है, मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा हूं। एक पूर्व भैया है अपने अहमदनगर में,
IAS है। मैं गंगापुरी विद्यालय में प्रधानाचार्य के नाते मुझे दायित्व वहां का मिला। एक कार्यक्रम था पूर्व छात्रों का, मैंने इसमें से कई बच्चों से बात किया, मुझे नंबर उनका मिला, मैंने भैया को फोन लगाया। IAS है, नेचुरल है, समाज में काम करते करते बड़े अधिकारी हैं, तो ओहदा बड़ा है, इसलिए कद भी बड़ा होता है, बातें भी थोड़ी बड़ी होती हैं। मैंने फोन लगाया, मैं बोला मैं प्रधानाचार्य बोल रहा हूं आपके पूर्व विद्यालय से। पहले उनका नाम, हेलो बोलिए क्या बात है। और जैसे ही मैंने बताया कि मैं प्रधानाचार्य बोल रहा हूँ वहां से, आपके पूर्व विद्यालय से, भैया का पूरा लहजा ऐसे हो गया जैसे अभी वो 8th और 9th के भैया हो। बोलते हैं जी अच्छा जी बताइए। अच्छा लगा, आपका फोन आया। लगभग 20-21 साल बाद उनसे बात हुई। तो ये ताकत है हमारी, उसी की कल्पना से, उसी की उम्मीद करते हैं। फिर उनसे लंबी चर्चा वार्ता हुई। मैं वो आग्रह किया कि भैया आपको समय मिले तो आप पूर्व छात्रों के कार्यक्रम में जरूर आइए। उनका कहना था उस समय महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे थे। उन्होंने बोला आचार्य जी अभी चुनाव में व्यस्तता ज्यादा है, मैं नहीं आ सकता, लेकिन मुझे जब भी समय मिलेगा मैं जरूर आऊंगा और आप लोग से आकर के मिलूंगा। मुझे आज भी अपनी वंदना सभा अपने विद्यालय के आचार्य थे, जिन्होंने सच में सारा जीवन दिया इसलिए कि आपको गढ़ना था। ऐसे जब दृश्य आते हैं, भैयाओं और आचार्यों का जो मिलन होता है, आंख में आंसू आते हैं। और यही एक संकल्पना है हमारी पूर्व छात्र परिषद की, युवा रत्न की, पूर्व छात्र सम्मेलन की, कि आप इस तरह से जीवंत होकर के समाज में अच्छा कार्य करते रहिए। आगे मंच पर बहुत वरिष्ठ जनों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम को आगे जो आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है, तो भैयाओं का अनुभव कथन भी इसी कार्यक्रम के बीच में होगा। हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया आपको सम्मानित करने का। सम्मान गुरु अपने शिष्यों का करने जा रहे हैं, इसलिए कि आपको जहां पर स्थापित करना चाहते हैं वो स्थान बहुत बड़ा है। इस नाते आपको थोड़ा संबल मिले, हम लोग ये छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किए। एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से आपका हृदय से सभी का अभिनंदन करते हुए अपने बात को समाप्त करता हूँ और विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य जी श्री पवन जी से आग्रह करूंगा इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय प्रधानाचार्य जी। अब मैं विद्यालय के भैया अर्चित पांडे एवं उनके सहयोगियों से सादर आग्रह करूंगा कि अभ्यागत अतिथियों एवं युवा रत्न भैयाओं के सम्मान में स्वागत की प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय अर्चित भैया। हेलो 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए
की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की पीड़ा से गूंजे ध्वनि मंगलम, मन की पीड़ा से गूंजे ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। से हमने है कलियां चुनी, शर्मा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, शर्मा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं लेके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं लेके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की पीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की पीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जिस निमित्त यह कार्यक्रम आयोजित है, हमारे जो युवा रत्न हैं उनको सम्मान किया जाना है। हम ऐसे भैयाओं को नाम बुलाएंगे। भैयाओं से आग्रह है कि मंच पर आएंगे और अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम मैं भैया आशीष कुमार सोनी को आमंत्रित करता हूं मंच पर आए। ये वित्तीय सेवा में कार्यरत हैं। इनको सम्मानित करने के लिए मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से आग्रह करता हूं तथा मंच पर भैया की उपलब्धि को थोड़ा ठीक से बताना है, ठीक है? कहाँ पर है वो, क्या कर रहे हैं, बोलिए, बताइए। यहाँ आइए पवन जी, फिर से बोल दीजिए। पवन जी यहाँ आइए, यहाँ से। भैया किस सेवा में है? सेवा है, फिर बता दीजिए कहाँ पर है? भैया आशीष कुमार सोनी वित्तीय सेवा में कार्यरत हैं। अब आयकर विभाग में है भैया, वहीं पर कार्यरत हैं। भैया के लिए एक बार सैनिकता भैया अपना स्थान ग्रहण करें। कम हो गया भाई। सम्मान के इस क्रम में भैया आशीष पटेल जी, आप ऑडिटर हैं, अंगीक्षण सेवा में हैं। आपका सम्मान करने के लिए मैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि भैया को सम्मानित करने की कृपा करें। आप ये
बहुत बधाई भैया, आपके लिए सभी भैयाओं की तरफ से सैनिक ताल। भैया घनश्याम मिश्रा जी, आप चिकित्सक हैं, आप विशिष्ट चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा दे रहे हैं। आपका हृदय से अभिनंदन। और मैं अपने प्रदेश शिक्षक जी से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर साहब का और हमारे पूर्व भैया का घनश्याम मिश्रा जी का सम्मान करने की कृपा करें। भैया आपको इंगित कर रहे हैं, काफी समय पहले आप लोग निकले होंगे, कुछ भैयाओं की बचपन की आदत गई नहीं है, इधर उधर करने वाली है। चार दिन देख तो नहीं रहे, थोड़ा इधर से उधर चले गए, तो पुरानी बातें अभी मन पटल में स्थापित है, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब और डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी, आप उच्च शिक्षा में योगदान दे रहे हैं। आपका सम्मान करने के लिए मैं विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर संजय सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि भैया ज्ञान प्रकाश का सम्मान करने की कृपा करें। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजश्री टंडन विद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते रहिए, हम सब गौरवान्वित होते रहेंगे। भैया उत्कर्ष द्विवेदी, डॉक्टर उत्कर्ष द्विवेदी, आपकी चिकित्सा के क्षेत्र में है, आपका सम्मान करने के लिए मैं पुनः एक बार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर भैया का स्वागत करने की, सम्मान करने की कृपा करें। सैनिकता, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एमडी भी हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, आपका उत्कृष्ट योगदान है, विशिष्ट सेवा। डॉक्टर प्रखर जायसवाल, इनका आप ट्रामा सेंटर पीएचयू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका सम्मान करने के लिए मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष मंत्री क्षेत्र संगठन मंत्री जी से आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब का सम्मान करने की कृपा करें। भैया गौरव तिवारी, आप पत्रकारिता सेवा में हैं, आप सब मंच पर हैं और सम्मान प्राप्त करें। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि भैया को भी सम्मानित करने की कृपा करें। भैया अगले सैनिकता, सैनिकता, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने एक भैया जस्टिस है श्री मनोरम तिवारी, आप व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। आपके पूज्य पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं, परशुराम त्रिपाठी जी, आपका हृदय से अभिनंदन वंदन और स्वागत है। और अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि भैया के पूज्य पिताजी का सम्मान करने की कृपा करें। भैया वहां से आगे ना दे, आगे यहाँ से दे रहे हैं, आप उन छात्रों की श्रेणी में आ जाए। ये भैया न्यायिक सेवा में है, जस्टिस है। भैया प्रयास द्विवेदी, आप भी सीए हैं। आपके सम्मान के लिए मैं रानी ज्योति जोगी के प्रधानाचार्य श्रीमान बाकी बेनी पाटिल जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और भैया प्रणेश का सम्मान करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिकता, भैया शरद शुक्ला,
आप भी ऑडिटर हैं, सीए हैं और अंकेक्षण के क्षेत्र में आप विशिष्ट योगदान देते हुए विद्या भारती का अपना समाज में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। आपका सम्मान करने के लिए मैं अपने सर्वप्रदेश शिक्षक श्रीमान मिथिलेश जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और भैया का सम्मान करने की कृपा करें। एक बार भैया के लिए सैनिकता। श्री सुधांशु श्रीवास्तव, भैया उदयन पांडे, अब व्यापारिक सेवा में है, बिजनेस में है। अब भैया आए यहाँ पर और सर्वप्रदेश से सम्मान प्राप्त करें। भैया उदयन पांडे, सैनिकता। भैया सुधांशु श्रीवास्तव, आप प्राथमिक शिक्षा सेवा में हैं, आप बड़ा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आपका हृदय से अभिनंदन है। आपका सम्मान करने के लिए मैं सर्वप्रदेश शिक्षक जी से अनुरोध करूंगा कि भैया का सम्मान करने की कृपा करें। सैनिक कानपुर, बहुत बहुत धन्यवाद। वो बात समय आएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान का क्रम एक पर समाप्त होता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं भैया ज्ञान प्रकाश यादव जी से आग्रह करता हूं कि अपने अनुभव एवं विचारों से विचार व्यक्त करें। भैया ज्ञान प्रकाश यादव। धन्यवाद सर। युवा दिवस के अवसर पर आयोजित ये सम्मान समारोह या पूर्व छात्र सम्मेलन दोनों ही है। पूर्व छात्र तो हम सभी हैं। पूर्व छात्र सम्मेलन और उसके साथ साथ हम सभी का सम्मान है। इस अवसर पर आज इस सभागार में जो मंच पर आसीन है, सम्मानित मंच, तो मेरे सम्मुख यहाँ उपस्थित मुझे लगता है विभिन्न बैचों के विद्यार्थी होंगे इस विद्यालय के पढ़े हुए। हालांकि मैं किसी को नहीं पहचान पा रहा हूं क्योंकि मेरे शायद काफी बात के हैं। मैं यहाँ 89-90 तब 8वीं तक विद्यालय हुआ करता था, 70 विद्यार्थी हूँ और बहुत छोटा तब विद्यालय हुआ करता था। फिलहाल आप सभी ने यहाँ के जो आचार्यगण हैं, जो प्रधानाचार्य जी हैं और बहुत से जो लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं, आप सभी ने मुझे आज 32 साल बाद इस विद्यालय में आने का मौका मिला। आपने मुझे बुलाया तो सर्वप्रथम उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यादें तो बहुत सी हैं, समय भी थोड़ा कम कहा गया है, मिला कम समय है। मैं थोड़ा सा परिचय बता दूं फिलहाल स्वयं का। मुझे लगता है कि शायद डिटेल हम लोग का नहीं था सबके पास, तो बहुत अधिक नहीं बता पा रहे थे। मैं राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एमबीए डिपार्टमेंट में, और उसके साथ साथ मैं एडमिशन इंचार्ज हूँ यूनिवर्सिटी का। इसके पूर्व में मैं सहायक निदेशक था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान नई दिल्ली में। प्रबंधन विषय को बेसिकली पढ़ाता हूँ और इसी विद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र हूँ।
और कई जगहों पे काम किया है, कई संस्थाओं में और भी काम किया है। लेकिन एक चीज रही है कि जो यहाँ से ज्ञान, जो संस्कार, जो शिक्षा मिला था, वो हर जगह पर खुशी होती थी जब वहां पर काम आता था। निश्चित तौर पर जो शिक्षा की प्रणाली है, जो यहाँ का शैक्षणिक माहौल था और अभी भी मुझे लगता है उसी तरह होगा, कहीं कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आज भी देख करके वैसा ही लग रहा है। उसी तरह की प्रार्थना, वंदना और उसी तरह के भैया लोग का ये वादन, सब कुछ ऐसा लगता था कि वो 32 साल पहले का ही मैं हो गया हूं, जब हम भी इसी तरह से बैठ करके वो सारी बातें करते थे, वो सारी क्रियाएं करते थे। बहुत ही अंदर से कह रहा हूं कि बहुत ही खुशी हो गई है, मन बहुत ही आह्लादित है। यद्यपि इसमें कुछ और मुझे लगता है हमारे क्लासमेट या हमारे बैच के कोई मिल जाते तो शायद मेरी खुशी बहुत दुगनी होती। और मैं तब से देख रहा था, हर आदमी को बड़े ध्यान से देख रहा था, शायद वो परिचित मिल जाए, वो हमारे बैच का विद्यार्थी मिल जाए, पर ऐसा हो न सका। लेकिन फिर भी ये पहला प्रयास है, मुझे लगता है मैं तो पहली बार आया हूँ। हो सकता है ऐसे 2-4 बार जब हम कभी आएंगे तो हमारे अन्य साथी भी हमसे मिलेंगे, और जो जुड़ाव की ये परंपरा है, जो जुड़ाव का जो सिलसिला है, वो शायद आगे बढ़ सकेगा। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाह रहा हूं, क्योंकि शायद अभी और लोग भी बोलना है, इसलिए आप सभी के प्रति एक बार पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया और आज यहां सम्मानित किया। धन्यवाद। भैया ज्ञान प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में मैं भैया डॉक्टर घनश्याम मिश्रा जी को आहूत करता हूं, आवे और अपने विचार को रखें। माननीय डॉक्टर घनश्याम मिश्रा जी। मंच पर पदासीन माननीय इस हॉल में मौजूद मेरे छोटे भाइयों, इस आयोजन की परिकल्पना करने वाले आचार्यों को नमन करते हुए मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि आज से 40 साल पहले, आप लोग तो ज्यादातर लोग उस वक्त नहीं आए हुए थे, सरस्वती शिशु मंदिर प्रयागराज सिविल लाइंस का जो ब्रांच थी, वहां पर हम लोगों ने, मैं और हमारे मित्र अमित श्याम गुप्ता जी आए हुए, सन 1973 से 1989 तक शिक्षा ग्रहण करी थी। उसके बाद जीआईसी में हमने एडमिशन लिया, 12वीं तक वहां पढ़ा, फिर इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से मैंने मेडिकल किया, पीडियाट्रिशियन हूं आज की तारीख में शहर में। लेकिन जितना सुख मुझे उस शिशु मंदिर के प्रांगण में मिला था, यकीन मानिए शिक्षा को ग्रहण करते समय उतना अपनापन मुझे शायद कहीं महसूस हुआ। एजुकेशन एक अलग चीज है, ज्ञान एक अलग चीज है, शिक्षक एक अलग चीज है, गुरु एक अलग चीज है। आप शिक्षित होंगे पर ज्ञानी तभी होंगे जब आपको ये विद्या भारती का प्रांगण मिलेगा। और आप सब के सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, और जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जिंदगी बीतेगी, आपको ये महसूस होगा बहुत शिद्दत के साथ कि आप वाकई में कितने सौभाग्यशाली थे कि आपको एक ऐसा माहौल मिला, एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान मिला जिसने आपको वो सारी चीजें बताई जो आज की तारीख में अगर अपने आसपास के माहौल में आप अपने बच्चों में या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में देखेंगे तो आपको लगेगा कि उन्हें इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं पता जो आपको हंसते खेलते हुए पता चल जाता है। अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में, अपने योद्धाओं के बारे में, अपने गौरवान्वित करते हुए इतिहास के बारे में, वो सारी चीजें हम लोग इतनी आसानी से सीख गए। आज की तारीख में पेरेंट्स टीचर्स का जो मीटिंग होती है, उस समय संपर्क अभियान हुआ करते थे। आचार्य और दीदियां हम लोगों के घरों में जाते थे। एक क्लास के एक वर्ग में 30 से 35 बच्चे होते थे। 2-3 बच्चों के घर जाते थे आचार्य और दीदियां, पहले से बता दिया जाता था
और वो बच्चों का जहां पढ़ाई का स्थान होता था वो देखते थे कि बच्चा अगर मान लीजिए किसी वजह से पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा तो कुछ तो कारण होगा। आज की तारीख में पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स ज्यादा सवाल पूछते हैं, टीचर बहुत डिफेंसिव होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि गिने चुने सवाल आएंगे, कोर्स पूरा हुआ कि नहीं, सवाल कैसे पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या होगा। लेकिन उस समय आत्मीयता होती है, किसी विषय में कमजोर है तो क्यों है। और यही नहीं, जब हमारे प्रधानाचार्य श्री गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव जी थे, उस समय उससे पहले संपत सिंह जी थे, तो वो जब उनके खुद के बच्चे पढ़ते थे हम लोगों के साथ, मुझे बहुत अच्छे से एक वाकया याद है, मैं आप लोगों से बताऊंगा कि आदर्श का प्रतिमान किसे कहते हैं। कि उन्होंने प्रार्थना सभा में पूछा कि आज कितने बच्चों ने सुबह उठने के बाद अपने माता पिता को चरण स्पर्श किया, तो सारे बच्चों ने हाथ उठाया। हम लोगों की अपनी लाइन थी तो सारों को तो नहीं देख सकते थे, तो अचानक से उन्होंने प्रधानाचार्य जी ने कहा अपनी बेटी का नाम पुकारते हुए कि बेटा आपने तो मुझे आज नहीं किया था, तो आपने हाथ क्यों उठाया। उनको एक क्षण नहीं लगा अपनी उस बच्ची की गलती को रेखांकित करने में पूरी सभा के बीच में। आज की तारीख में तो मुझे लगता है शायद अकेले में भी माँ बाप डरते हैं कि बच्चे से क्या कहें और क्या नहीं कहें, कहीं बुरा ना मान जाए। वो एक आदर्श था, वो ओज था, वो ईमानदारी थी। तो ये तभी संभव हो सकता है जब आपको ऐसा माहौल मिले। और मुझे लगता है हम लोगों को सभी को इसके संकुल में आने वाले सारे विद्यालय, सारे जो अध्यापक हैं, उनका सम्मान करना ऑप्शनल नहीं है। आप जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपको लगेगा आप कम सम्मान करते हो, ये तो बहुत ज्यादा सम्मान के अधिकारी। इन्होंने आपके जीवन को गढ़ा नहीं है, इन्होंने आपके जिंदगी जीने के तरीके, शैली को एक अलग ही रूप दे दिया। अभी मैं इसको पढ़ रहा था, अदिति, आप लोग जानते होंगे, मेरे लिए तो ये शब्द भी हिंदी का इतनी शुद्ध और परिष्कृत हिंदी जो हम लोग बोलते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं इलाहाबाद की हिंदी। इलाहाबाद की हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। लेकिन आप यकीन मानिए, गोरखपुर का बच्चा जो सरस्वती शिव मंदिर का पढ़ा है वो भी इतनी ही परिष्कृत हिंदी और परिमार्जित हिंदी बोलता है, क्योंकि माहौल है। तो शहर, उसकी वेशभूषा, उसकी अपनी भाषा से कहीं ज्यादा गहरी छाप ये संकुल छोड़ जाता है। तो मुझे इस मंच पर आकर मुझे लगता है आपने सम्मान दिया, पर असली सम्मान के अधिकारी आप सब आचार्य हैं। आप सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और मुझे लगता है ऐसा मेरा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन मैं इस बात के लिए अपने बच्चों को या अपने सहयोगियों को या अपने मित्रों को ये नहीं बताता कि हम बहुत सौभाग्यशाली थे। जिस समय पूरा इलाहाबाद सेंट जोसेफ बॉयज स्कूल के पीछे परेशान रहता था, उस समय हम लोगों को हमारे माता पिता ने सरस्वती शिशु मंदिर भेजा। आप सभी का हृदय से अभिनंदन, नमन। धन्यवाद भैया घनश्याम। अब कार्यक्रम की इसी कड़ी में मैं भैया डॉक्टर प्रखर अग्रवाल जी से आग्रह करता हूँ आए और अपने विचार रखें। भैया प्रखर अग्रवाल। जयसवाल। मैं सर्वप्रथम ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां शारदे, मेरे जीवन भर के आदर्श परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, मंचासीन समस्त गणमान्य जन, गोविंद समान गुरुजन एवं इस ज्ञान स्थली के पावन भूमि पर उपस्थित समस्त सज्जनों, मैं डॉक्टर प्रखर जायसवाल इस विद्यालय का सन 2007 से 2010 के बीच कक्षा 9 से कक्षा 10 तक का छात्र रहा हूं। यहाँ पर ज्ञान अर्जित करने के पश्चात मेरा सिलेक्शन 2011 वर्ष में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बनारस हिंदू
यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ, वहां से मैंने एमबीबीएस किया है। तत्पश्चात सेम बीएचयू से ही एमएस जनरल सर्जरी की डिग्री प्राप्त करी और उसके बाद अभी बीएचयू के ही ट्रॉमा सेंटर में ट्रॉमा सर्जरी विभाग में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पद पर कार्यरत हूं। विद्यालय की बात करने से पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा जिसका विद्यालय से कनेक्शन है। एमबीबीएस के दौरान स्नातक वर्ग में मुझे सन 2015 में बीएचयू यूनिवर्सिटी है, वहां मेडिकल विभाग नहीं है, मेडिकल जैसे 22 फैकल्टी है, आईआईटी, आईएम, कॉमर्स, लॉ एक्सेट्रा। इस 22 विभागों में मिलाकर बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट का अवार्ड मिला था। स्नातकोत्तर स्तर पे भुवनेश्वर में बेस्ट पीजी रिसर्च पेपर का अवार्ड मिला था और उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज ग्रांट अवार्ड के तहत मुझे अबू धाबी में अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित किया गया था और देश का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। लेकिन दुर्भाग्यवश वो कॉन्फ्रेंस मार्च 2020 में थी और दिसंबर 2019 में पैंडेमिक आ गया तो टल गया। मैं ये बता रहा हूं कि इन सब चीज का कारण था बाद में मैंने आत्मावलोकन किया और मुझे पता चला वो ये था कि सन 2010 में जब मैंने इस विद्यालय को छोड़ा है तो एज अ छात्र संसद का प्रधानमंत्री के रूप में छोड़ा है और जो मूल्य, जो ट्रेनिंग, जो शिक्षाएं मुझे यहां से मिली थी कहीं ना कहीं वही आगे मेरे जीवन में काम रही है और इसके लिए मैं इस विद्यालय का सदा रेडी रहूंगा। जब हम लोग यहाँ से इंटरमीडिएट में निकल रहे थे तो हमारे समय प्रधानाचार्य श्री चिंतामणि सिंह जी थे और भी हमारे साथ आचार्य जी लोग थे। तो जाते समय जो फेयरवेल होता है बच्चों का 12th बैच का, तो उसमें हम लोग को सब शिक्षाएं दे रहे थे और आचार्य जी लोगों का कहना था कि अभी तक आप विद्यालय के बंद वातावरण में हैं, सुरक्षित वातावरण में हैं, अब आपकी जीवन यात्रा अभी एक्चुअल महीने में शुरू हो रही है और आगे लेकिन बहुत सी कठिनाइयां होंगी, लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं विद्या भारती के लोग आपसे मिलेंगे और आपका कुछ न कुछ सहयोग करेंगे, साथ देंगे। तो हम लोग का, हमारे मित्र हैं, प्रशांत है, अवनीश है, अमित है, हम लोग का आचार्य लोगों से प्रश्न हुआ कि हम लोग सर पहचानेंगे कैसे कि हम लोग जिस भी विभाग में जा रहे हैं वहां पर हमारे विद्या भारती के सहयोगी, सीनियर, जूनियर वहां पर कैसे मिलेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो आचार्य लोगों ने बोला था कि किसी भी विभाग में आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, जो भी भैया साधारण से हट के, साधारण से ऊपर या साधारण से हट के काम कर रहा होगा वो विद्या भारती का होगा। और ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ। मैं बीएचयू के साथ में रहा हूँ 10 साल। इस दौरान एम्स में, पीजीआई में, निम्स में काफी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों से मेरा सामना हुआ है और हर जगह मैंने ये बात पाई है कि किसी भी विभाग में मैं गया हूँ, जो भी साधारण से हट के साधारण से ऊपर कोई काम कर रहा था उसको मैंने बात में जाके पता किया तो कई बार विद्या भारती में निकला था। इस मंच का उपयोग मैं एक और संदेश देने के लिए करूंगा। अभी सब लोग न्यूज में देख रहे होंगे कि कोविड की 3rd वेव आने का हो रहा है, ठीक है, वो केसेस बढ़ रहे हैं। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू का हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर L3 लेवल का कोविड सेंटर था, है भी, और 2nd वेव के दौरान पूरी इस यूपी बिहार बेल्ट की बहुत बड़ी आबादी को उसने संभाला है। मेरी भी ड्यूटी लगी थी उस दौरान, क्योंकि किसी भी विभाग का कोई भी हो उस समय कोविड की ड्यूटी लगना प्रोटोकॉल था। तो मैंने भी कोविड वार्ड में, कोविड आईसीयू में ड्यूटी करी है। इस दौरान मैं खुद 2 बार कोविड पॉजिटिव हुआ। दुर्भाग्यवश शायद मेरे ही द्वारा मेरे पिताजी को भी इन्फेक्शन हुआ था, क्योंकि उनकी उम्र की वजह से उनकी स्थिति और गंभीर हो गई थी, मुंह से खून वगैरह आया था खांसी के साथ। बट शायद मेरे कर्मों का कुछ भगवान अच्छा सुलझना चाहते थे, तो उनकी रिकवरी हुई, अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं।
लेकिन उस वार्ड और आईसीयू की पोस्टिंग के दौरान और जो कोविड का सेकेंड वीक का पीक चल रहा था, उस दौरान कुछ बहुत ही बुरे अनुभव मुझे हुए। और उससे मैं ये संदेश देना चाहता हूं, एक हम लोग के ट्रॉमा सेंटर में कोड होता है ट्राइश कोड। ट्राइश में मतलब क्या होता है कि आप जब भी किसी इमरजेंसी में बैठेंगे, संक्षिप्त में बता रहा हूं, तो उसको कैटेगराइज किया जाता है, जितने भी पेशेंट आते हैं कैटेगराइज किया जाता है कि कौन ज्यादा सीवियर है, कौन ज्यादा गंभीर मरीज है, कौन कम गंभीर है, कौन एकदम गंभीर है। तो किसी भी नॉर्मल कंडीशन में जब परिस्थितियां नॉर्मल होती हैं तो ट्राइश कोड एक्टिव होता है। तो उसमें जब मरीज आता है डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में, तो जो सबसे गंभीर मरीज होता है उसको पहले देखा जाता है, उसको बचाने की पहले कोशिश की जाती है। जो कम गंभीर होता है वो वेट कर सकता है, जो एकदम गंभीर नहीं है उसको बोल सकते हैं आप वापस चले जाइए, दवा लेके वापस आइएगा बाद में, ऐसे करके। बट कोविड की सेकेंड वेव के दौरान जिस समय मैं ड्यूटी कर रहा था, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए रिवर्स ट्राइश कोड एक्टिव करना पड़ गया था। रिवर्स ट्राइश कोड क्या होता है कि जब बर्डन ज्यादा हो और संसाधन लिमिटेड हो तो हमको इसका उल्टा करना पड़ता है। जब मरीज आता है तो जो मरीज सबसे कम सीवियर है उसको बचाने की कोशिश किए करते हैं। जो जवान पेशेंट है, जो रिकवर कर लेगा, जो कम बीमार है, क्योंकि ऑक्सीजन बेड दवाइयां लिमिटेड रहती थी, तो उस समय रिवर्स ट्राइश कोड एक्टिव करना पड़ता था कुछ समय के लिए। जो बचने लायक मरीज हमको ज्यादा लगता था उसको हमको बचाना पड़ता था, और जो पेशेंट मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा सीवियर हो चुका है तो उसको दुर्भाग्यवश भगवान भरोसे छोड़ना पड़ गया था। ये करने के लिए और ये देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और दिल पत्थर का होना चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि वो जो दृश्य देखा हूं कभी जीवन में दोबारा देखने का अवसर मिले मुझे। और इसीलिए आप सबसे इस मंच के द्वारा ये अपील करना चाहूंगा, हर कोई मास्क लगाएं और कोविड की वैक्सीन लें और कोविड नियमों का पालन करें, जो कि बहुत जरूरी है। आप उसका जो कॉस्ट है शायद ना जान पाए, लेकिन मैंने जाना है और मैंने देखा है, मैंने समझा है। तो ये आपसे अपील रहेगी इस मंच के माध्यम से। जाते जाते मैं विद्यालय के लिए ये बोलना चाहूंगा कि आज मैं जो कुछ भी हूं और भविष्य में जो कुछ भी होऊंगा उसका एक बहुत बड़ा योगदान इस विद्यालय का है, इस विद्यालय के शिक्षकों का है। यहाँ से जो शिक्षा और मूल्य मिले हैं उसका है, उसका रहेगा। और बचपन की एक याद के साथ आपको छोड़ के जाना चाहूंगा। जब हम लोग यहाँ पर गेट से एंटर करते थे अपनी साइकिल से अपने दोस्तों के साथ सुबह विद्यालय के आगमन के समय, तो विद्यालय की बिल्डिंग में ऊपर लिखा होता था, शायद अभी भी लिखा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, कि हमें पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। तो उस समय क्लास 9th में, 9वीं कक्षा में उतना समझ में नहीं आता था। लाइन बहुत अच्छी लगती थी, रोज देखते थे तो वो दिमाग में छप गया था, उसका मतलब समझ में नहीं आता था, उसका गूढ़ता उसे समझ में नहीं आती थी। अब उसकी गूढ़ता, उसका मतलब समझ में आता है। और जीवन भर ये प्रयास रहेगा कि जो वो पंक्ति लिखी है उसको चरितार्थ करने का अंतिम सांस तक प्रयास करता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मान की कड़ी में एक भैया बाद में आए हैं, उनके छोटे भाई आए हैं, श्री मनोज श्रीवास्तव, जो लखनऊ में होमगार्ड में जिला कमांडेंट हैं। उनके छोटे भाई से आग्रह करूंगा कि आवे मंच पर, और माननीय अध्यक्ष जी से सविनय आग्रह करूंगा कि भैया को सम्मानित करने की महती कृपा करें। अब मैं भैया सुधांशु श्रीवास्तव जी से आग्रह करता हूँ कि आवे और अपना विचार व्यक्त करें। भैया सुधांशु।
सभी को मेरा आदरणीय नमन। समय बहुत कम, इसलिए मैं आदरणीय अतिथियों के लिए एक गीत मैं स्वयं लिख के लाया हूँ और मैं प्राथमिक विद्यालय मणिपुर विकास किराया जनपद फतेहपुर में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। स्वागतम 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 स्वागतम, आ गए आप जैसे, आ गए आप जैसे भगवान का करम। स्वागतम 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 स्वागतम, कैसे करें स्वागत समझ न पाए, अपने भाग्य पर हम इतराए, मन का उड़े पंछी चूमे कदम। स्वागतम 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 स्वागतम, आशीर्वाद हमें मिल रहा आपका, हर गली खिल गई खुला हर रास्ता, हम सभी के लिए, हम सभी के लिए आ गए स्वयं। स्वागतम 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 स्वागतम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। कार्यक्रम के अगले कड़ी में हम अलौकिक प्रतिभा के धनी सरस्वती जी सर वरद पुत्र, भारतीय शिक्षा समिति पूर्वी उत्तर प्रदेश के मंत्री परम आदरणीय माननीय डॉक्टर रघुराज सिंह जी से सादर आग्रह करता हूँ कि अपने विचारों से हम सभी को अवसिंचित करने की महती कृपा करें। माननीय मंत्री महोदय। आज सरस्वती विद्या मंदिर ज्वालादेवी के इस अत्यंत महत्वपूर्ण सभागार में युवा हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित पूरा छात्र सम्मेलन के शुभ अवसर पर मंचस्थ विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय हेमचंद जी, विद्यालय के ऊर्जावान प्रबंधक डॉक्टर संजय सिंह जी, विद्यालय के एसोसिएट प्रधानाचार्य विक्रम सिंह जी, बगल में बैठे हुए रानी रुति विद्यालय के अत्यंत वरिष्ठ प्रधानाचार्य भाग्य बिहारी जी, सह प्रांत निरीक्षक मिथिलेश जी, विद्यालय के आचार्यगण और हमारे सामने बैठे हुए अभिनंदनीय पूरा छात्र भैया। अभी कुछ हमारे जो पूरा छात्र भैया अपना अनुभव संस्मरण के रूप में मंच से व्यक्त किए, ज्ञान प्रकाश जी के, डॉक्टर घनश्याम जी की, आप लोगों ने जो अनुभव यहाँ पर किया, कितनी खुशी विद्यालय परिवार को होती है, कितनी खुशी विद्या भारती को होती है जब हमारे भैया, हमारी बहनें किसी उच्च पद को प्राप्त होते हैं, किसी वैशिष्ट को प्राप्त होते हैं। जितनी खुशी आपको होती होगी, आपके माता पिता को होती होगी, उससे जरा सा भी कम प्रसन्नता न आचार्यों को होती है, न तो विद्यालय परिवार को होती है, न तो संपूर्ण विद्या भारती को होती है। हम लोग ये
ये चाहते हैं कि हमारे जो भैया हैं हमसे जो ज्ञान संस्कार और अनुशासन प्राप्त करके समाज के विविध क्षेत्रों में गए हुए हैं वो वहां के लिए आइकान बने। उनके व्यवहार, उनके कार्य, उनकी क्रियाशीलता को देख करके लोगों के मन में भाव उत्पन्न हो जाए कि ये तो सामान्य विद्यालय के बालक हो ही नहीं सकते, कि निश्चित रूप से किसी ऐसे आदर्श विद्यालय के छात्र हैं जिनके अंदर इस प्रकार की नमनीयता, ऐसा भाव है, ऐसे उत्कृष्ट विचार हैं। डॉक्टर ने भी जैसा अपना शेयर किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय हम लोग के ही पास में है, वहां की उपाधि प्राप्त करना भी सम्मान की बात है। हम लोगों ने भी कुछ वहां शिक्षा प्राप्त की है। तो कोई भी विद्यालय हो, कोई भी संस्थान हो, जहां भी हमारे लोग जाते हैं, हमारे भैया हमारी बहनें जहां पर कार्यरत होती हैं, और वहां एक अलग ही प्रकार का प्रभाव छोड़ करके लोग जाते हैं। ये सामान्य हम लोगों को सूचनाएं मिलती रहती हैं, और आपके अंदर जो एक निर्विवादित भाव है कि हमने कैसे अपने को निर्मित किया, कैसे हमारा निर्माण हुआ, ये जो दृढ़ प्रतिज्ञ भाव है वह स्वामी विवेकानंद का ही भाव रहा। वो सदा कहते थे कि जिसका कोई ध्येय नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ। हम शुरू से ही इस बात को अपने भैयाओं को बताते रहते हैं, उत्कृष्ट जागृत प्राप्त बनाने बोधन। उठो जागो और वहां तक तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, ध्येय की प्राप्ति न हो जाए। ये विवेकानंद जी बराबर काम करते थे, और हम उस चीज को बराबर जिस दिन से हमारे भैया प्रवेश लेते हैं विद्यालय में, उनके मन में, उनके अंतर मन में ये भाव भरते रहते हैं कि आपके अंदर ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ भाव होना चाहिए कि हमें ये बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें शिक्षक बनना है, हमें सीए बनना है, हमें व्यापार करना है, नियत के साथ, नींद के साथ। ये भाव शुरू से ही हम लोग भरने का प्रयास करते हैं, हमारे आचार्य होने का प्रयास करते हैं। अभी एक अपने ही विद्यालय में गए थे हम लोग, वहां पर पूछे कि क्या बनना चाहते हो, कुछ लोग बताओ। एक बहन खड़ी होकर के कही हमें डॉक्टर बनना है। थोड़ी हंसी आई, हमके कैसे बनोगी, कितने घंटे पढ़ती हो अपने घर पर? उन्होंने कहा अच्छा घंटे पढ़ते। हमके कैसे बनो, कितनी तैयारी है? कहे पूरा विद्यालय जानता है, आचार्य लोग भी जानते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है, चाहे जैसे बने। हमके परिश्रम से बनोगी और कैसे बनोगी? लेकिन उसके मन में कितना गणपति भाव रहा, और ऐसा भाव रहा कि हमें सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, आप देख लीजिएगा 2 साल के अंदर कोशिश तो करूंगी इंटरमीडिएट इसी साल पास करते करते, अगर नहीं चांस बैठा तो 1 साल का और समय। गुरुजी, आचार्य जी, आप जान लीजिए 2 साल में डॉक्टर बन कर दिखाऊं। ये दृढ़ प्रतिज्ञ भाव हमारे भैयाओं में रहता है, हमारी बहनों में रहता है। इस भाव के लिए ही हम लोग कार्य करते हैं। विवेकानंद जी स्वाभिमान और स्वावलंबन की बात करते थे। स्वाभिमान तो हर आदमी तुरंत कह देता है मैं बड़ा स्वाभिमानी हूं। स्वाभिमान शब्द से मुझे कभी कभी थोड़ा सा भी चल जाती है कि कहीं अभिमान हावी न हो जाए। उस स्वाभिमान में अगर अभिमान हावी हो गया तो आपकी क्रियाशीलता सब गड़बड़ हो जाएगी, वहां विकृति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने स्वाभिमान से पहले स्वावलंबन पर बल दिया है। पहले स्वावलंबी बनिए न। आज चपरासी नहीं है तो दरवाजा मैं कैसे खोलूंगा, मैं तो अधिकारी हूं। कुर्सी कौन लाएगा, मैं देखता हूं, विद्यालयों में देखता हूं कुर्सी, अरे कुर्सी लाओ भाई, कुर्सी लाओ, अरे खींच लो, बगैर तो रखा हुआ है। कौन सा तुम्हारी बदनामी हो जाएगी कि हम प्रोफेसर से चपरासी हो गए क्या, परिचय हो गए क्या? आपके अंदर ऐसा स्वावलंबी भाव होना चाहिए, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अपने आप तो जिसको नियत किया गया है वो काम कर ही रहा है। विशेष परिस्थितियों में नहीं ऐसा होता है। डॉक्टर्स है, डॉक्टर का काम कर रहे हैं, पता चला कोई औजार लाना है तो देख रहे हैं कंपाउंडर लाओ भाई औजार। अब वहां पर पेशेंट लेटा हुआ है तो औजार जाकर ले लो। एक स्वावलंबी भाव अगर आपके अंदर होगा तो अपने आप आपके अंदर का स्वाभिमान जागृत हो जाएगा।
ये विवेकानंद जी ने अपने वाक्यों में कहा है, अपने उद्बोधन में कहा है। विवेकानंद जी एक बार इंग्लैंड में थे, भ्रमण कर रहे थे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस बराबर कहते थे कि देश ही नहीं विदेशों में जाकर भ्रमण करके और लोगों की मनस्थिति को जानिए, समाज कहां से कहां जा रहा है और आपको क्या करना है, इस हिंदुस्तान का कौन सा संदेश आपको देना है। इंग्लैंड में घूम रहे थे, उन्होंने अपना बात बात में कहा होगा कि हमारा जो देश है वो हजारों हजारों वर्षों से वो विश्व गुरु रहा है, हम लोग को विभिन्न क्षेत्रों में संदेश देने का काम करते रहे हैं। उन्होंने कहा तो 1000 वर्ष पहले आप क्यों नहीं आ गए इंग्लैंड में ये संदेश देने के लिए। उन्होंने कहा कि दोस्त, मैं कहाँ आता इंग्लैंड में, जंगल में आता, आपकी संस्कृति ही नहीं उसमें पैदा हुई थी। आप लोगों का ये जो स्वरूप दिखाई दे रहा है ये यहाँ था ही नहीं, यहाँ जंगल था, पहाड़ था, नदियां थी, मैं किसको बताता। भारत जब विश्व गुरु था उसमें आप लोगों का वजूद ही नहीं था। तब वो लोग नतमस्तक हो गए कि नहीं, ये तो बात सही कर रहे हैं। तो कहने का एक तात्पर्य है कि हमारी जो परंपराएं रही हैं, जो हमारा मान सम्मान रहा है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना है। विवेकानंद सदैव इस बात को कहते थे कि हमारी जो भारतीयता है, जो हमारे भारतीय मूल्य हैं, जो हमारी नीतियां हैं, उससे अच्छा किसी का नहीं है। हम इसमें समझौता नहीं कर सकते हैं। पाश्चात्य संस्कृति को वो खूब अपनाना चाहते थे, उनको अपनी चीजों को देना भी चाहते थे, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि हम इंफीरियर हैं, हिंदुस्तान की प्रगति इंफीरियर है, इसको कतई वो नहीं मानते। नैतिकता और चरित्र पर उभर देते। हम अपने महिलाओं को इस चीज को कहते हैं कि अगर आपके अंदर नैतिकता का भाव नहीं है, आपके अंदर चारित्रिक गुण नहीं है, तो आप कहीं भी सफल नहीं हो पाए। चाणक्य भी तो कहता था कि अगर आपके अंदर नैतिकता का भाव नहीं है, सच्चरित्रता आपके अंदर नहीं है, तो आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। चाणक्य कहता था कि अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति पर विजय प्राप्त करना है तो एक केवल अनुमानन करिए, वो है सुंदर वाणी। आप अच्छा बोलिए, शिष्ट भाषा का प्रयोग करिए, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको पराजित कर सके। ये लेकिन काम बड़ा कठिन होता है। अगर अभी आपके सामने मैं खराब शब्द का प्रयोग कर लूं, कैसे बैठोगी? दिमाग खराब हो गया क्या? आप तुरंत आपके अंदर एक भाव उत्पन्न हो जाएगा, ऐसी बात कर रहे हैं आप, जवाब संभाल देते, तुरंत बोल दिया जाता, हर आदमी बोल देता, हम लोग भी बोल देते हैं। लेकिन अगर इसमें शांतिलता की ऐसा क्यों कह रहे हैं, कौन सी हद से खता हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूं, आप आदेशित करिए, मैं वैसा ही। वो आदमी नतमस्तक हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, आपके चरणों पर पड़ जाएगा। वो चाणक्य ने बहुत सोच के साथ इन बातों को उद्बोधित किया। तो कहने का तात्पर्य है कि जिन परंपराओं को दृष्टि में रख करके स्वामी विवेकानंद ने 39 वर्ष 5 महीने में विश्व स्तर तक ज्ञान देकर के चले गए दुनिया से, हमें उसका अनुपालन करना होगा, एक एक बिंदुओं को उसको स्वीकार करना होगा और अपने जीवन में ही नहीं उतारने की आवश्यकता है। हम लोग तो कहते हैं कि हमारे जो भी विद्यालय, हमारे विद्या मंदिर के जो प्रोडक्ट हैं, शिव मंदिर के प्रोडक्ट हैं, वो केवल अपने तक सीमित न रहें। अपने तक सीमित रहेंगे तो फिर क्या होगा? दूसरों को प्रभावित करने का काम करें, समाज को प्रभावित करने का काम करें, दूसरे विद्यालय के भैयाओं को प्रभावित करने का काम करें, अभिभावकों को प्रभावित करने का काम करें, तब न इसका प्रचार प्रसार होगा कि नहीं, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, हमने जो संस्कार प्राप्त किया है, वह संस्कार इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए अवश्य संभावी है। तो ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको दृष्टिगत करते हुए अगर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जो भी चाहे जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं, शिक्षक की भूमिका में हो, डॉक्टर की भूमिका, चिकित्सक की भूमिका हो, व्यापारी की भूमिका में हो, सीए की भूमिका में हो, जो भी जिस भी नौकरी में IAS, PCS, एडमिनिस्ट्रेशन, जहां भी आप काम कर रहे हो, उस कार्य में भी आप अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। कौन कहता है कि पुलिस अधिकारी जब तक डंडा नहीं मारेगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा? पुलिस अधिकारी भी परिवर्तन कर सकता है। तमाम हमारे ऐसे अधिकारी हैं जो बड़ा ही सुंदर बोलते हैं, शिष्ट बोलते हैं, लेकिन नियमों का पालन तो कराएंगे। नियमों के तहत काम करने के लिए वो आपको प्रभावित करेंगे, लेकिन वाणी में कठोरता क्यों होगी?
हम गाली देकर के क्यों बात करेंगे? ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, मैं देखता हूं, हम लोग बचपन से ही ऐसे डॉक्टरों को देखे हैं जो केवल वाणी से आधा मर्ज दूर कर देते थे। चले आए, हम लोग बचपन में एक डॉक्टर हमारे यहाँ से रास्ते हुआ करते थे, तो तुरंत बताइए क्या हो गया? डॉक्टर साहब तबीयत खराब है, पूरे बदन में पीड़ा है, बुखार भी आता है। अरे कुछ हुआ नहीं तुमको यार, तुमको क्या हुआ है? देखे तमाम चीजें थी, लेकिन उनकी कहने की शैली क्या थी? सहजता के साथ, कुछ भी नहीं हुआ है, चलिए ठीक है, आप आ गए हैं, दवा दे दे रहा हूं, कुछ भी नहीं हो जाए, कल से आप टाइए दूंगे। आप ये कह देंगे कि अच्छा ठीक है, आ गए, बहुत अच्छा किए और बहुत जल्दी आ गए। अगर एक दिन उस डॉक्टर को दिखा रहे थे, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप समय से आ गए, अब आपका बढ़िया इलाज है। इसका मतलब भयावहता आपने उत्पन्न कर दिया, ये भाव नहीं होना चाहिए। शिक्षक को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक ये ना समझे कि नहीं, तो किससे पढ़े हो? उनसे मैंने पढ़ा है, ठीक है, यह बात जब शिक्षक में बने, बहुत अच्छे टीचर है, अरे मैं जानता हूं उनके पास तो बहुत प्रचुर मात्रा में ज्ञान है, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, मैं भी जानकारी दूंगा। यह भाव होना चाहिए, क्योंकि हम भी 39 वर्ष तक शिक्षक रहे, हायर एजुकेशन में शिक्षक रहे, प्रिंसिपल के पहले मैं मास्टर ही तो था। हम लोग सहजता, सहज रूप में विषय वस्तु को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। गणित पढ़ाना है, केवल जोड़ घटाना गुणा भाग, अगर किसी बालक को अच्छी तरह से आता है तो सारे बड़े बड़े प्रमेय, सारे बड़े बड़े सूत्र और मोदी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक ज्ञान उसको अच्छा होना चाहिए। तो हमारी जो सभ्यता और संस्कृति रही है, वो स्वामी विवेकानंद जी ने जो कुछ दिया है, इसके पूर्व भी जितने लोग हुए हों, जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे, पाइथागोरस प्रमेय होता है लोगों का, पाइथागोरस ने बनाया है कौन वर्ग के वर्ग का, जो है शेर दो भुजाओं के वर्ग के बराबर वगैरह, ये बोधायन का दिया गया है भाई, बोधायन का सूत्र है। चूंकि हम अपनी बातों को समाज के सामने नहीं रख सके, विश्व पटल पर नहीं रख सके, सारी चीजें हमारे आर्यभट्ट हो, भास्कराचार्य हो, ये सारे लोग बनाया, चरक है, सुश्रुत है, कणादि है, योग देखिए आप पतंजलि जी हैं, ये सारे जितने भी हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, आपके भारद्वाज जी हैं, वायुयान का सूत्र भारद्वाज जी ने दिया, हवाई जहाज का सूत्र भारद्वाज जी ने दिया। अब इनको कोई नहीं जानता है, अब विदेशियों का नाम लेकर के इन्होंने ही हवाई जहाज बनाया, इन्होंने परमाणु बम का जो है आविष्कार किया। तो आप अपने को जानने का प्रयास करिए, अपनी सभ्यता को जानने का प्रयास करिए, अपने मूल ग्रंथों को जानने का प्रयास करिए, अपने महापुरुषों को जानने का प्रयास करिए, बड़ा सुख मिलेगा। और यह जान करके लोगों को बताने का भी प्रयास करिए, इसमें भी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। बहुत ज्यादा न कर करके लंबे समय से जगह जगह से आप आए हुए हैं, बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे युवा छात्र धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी ज्ञान प्रकाश जी ने बुलाया, कितने 30-35 वर्ष पहले यहाँ पर पढ़े हुए, डॉक्टर साहब ने बताया कितने वर्ष पहले पढ़े हुए। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ के आचार्य हो, मैं तो यहाँ आचार्य था नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तो पिछले वर्ष ही निकले, अभी तो प्रोडक्शन आपका हुआ ही। तो कितनी आत्मीयता का भाव जागृत होता है, कितनी आपसे आत्मीयता जागृत होती है जब कभी गुरुओं से आप मिलते हैं। मैं भी एक बार नौकरी जब शुरू कर दिया था, तो हमारे मिडिल स्कूल के जो प्रधानाचार्य थे, हमारी बाजार में घूमते हुए ऐसे मिल गए, बुजुर्ग हो गए थे, मैं उनका चरण स्पर्श किया, हिम्मत नहीं पड़ती थी। आज तो काफी सहजता हो गई, आज तो आचार्य गुरु शिष्य से संबंध बड़ा सहज हो गया, आमने सामने बात करते हैं, उसमें बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। जब मिल गए तो जल्दी हिम्मत किसी तरह के पैर छू करके गुरु जी मैं पढ़ू, मैं रखना सिंह तो कह नहीं सकता, गुरु के सामने सिंह दुबे तिवारी तो कहने की हिम्मत है नहीं, केवल नाम मैं रघुराज सर, मैं उस नाम पर रहने वाला हूँ, आपने मुझको 6-7-8 पढ़ाया था, आप बताना चाहिए। अच्छा कहाँ हो? अब उनका स्थान पर। अच्छा ठीक, उन्होंने कहा गुरु जी थोड़ा सा कुछ ग्रहण कर दीजिए। कहें क्या खिलाओगे? तो हमने कहा कुछ भी आप खा लीजिए जो यहाँ उपलब्ध हो। वो न चाहते हुए उनको मैं जबरदस्ती ले गया, तो मिठाई उठाई जो भी होता है उसमें मिठाई थी, मिठाई उठाई खिला करके फिर चरण स्पर्श किया। मतलब उनको देख करके एक बार हमारा मैंने हिम्मत हार गई, कैसे मैं गुरु का पैर स्पर्श करूं।
आज परिस्थितियां काफी बदली हुई हैं, लेकिन भाव में कोई बदलाव नहीं। अगर गुरु सही है, मैं गुरु को नहीं बोलता, अगर गुरु सही अपने कार्यों का अनुपालन कर रहा है, अपने जो भी उसको नियत दिया गया है दायित्व उसका निर्वहन कर रहा है, अपनी अकाउंटेबिलिटी के बाद अपनी जवाबदेही का निर्वहन कर रहा है, तो शिष्य तो श्रद्धात्मक रहेगा ही। इसलिए मैं अब ज्ञान प्रकाश जी ये भी गुरु हैं, इनको भी मैं कहता हूँ कि पहले अपने सारे राजेश नंदन में जितने किसी उसी हुए सब प्रवीण कभी मित्र रहे होंगे, आप तो उसी से वाले हैं। तो सवाल उत्पन्न होता है कि अपनी गुरुता को आप नंबर 1 पर रखिए। अगर गुरुता आपकी जो है नंबर 1 पर रहेगी, गुरुता क्या है, वही गुरु तो शक्ति है। आप बच्चों को अपनी तरफ से कितना आकर्षित कर लेते हैं, वही सबसे बड़ा गुरु है। अगर आपके अंदर अच्छी गुरुता है तो ये सारे बालक आकर्षित हो जाएंगे। नहीं तो ऐसी भी गुरु हैं जिनको देख करके मुंह मोड़ लिया जाता है कि चला जाए किसी तरीके से सामना। हमारे विद्या भारती में ऐसे गुरु नहीं, हमारी संस्थाओं में ऐसे गुरु नहीं, क्योंकि इसके प्रमाण तो आप ही लोग हैं। अगर ऐसा होता तो आप एक प्रशंसा न करते, कहे अरे मतलब हो गया बस हो चले गए किसी तरीके। इसलिए हम समाज को बदलना चाहते हैं कि समाज के गुरुओं की ऐसी परंपराएं विकसित हो जाए कि ऐसे शिष्य निकले जो शिष्य सदैव उनकी प्रशंसा करें, उनके पर श्रद्धा भाव रखें, विश्वास का भाव रखें। केवल इन शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः यहाँ इस सभा मंडप में उपस्थित सभी पूरा छात्रों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जहाँ कहीं भी रहें नेक नीति के साथ अपने कार्य को संपादित करें, निश्चित रूप से यशस्वी बनेंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और दूसरी पीढ़ी को भी एक संदेश देने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय धन्यवाद। परम आदरणीय माननीय मंत्री महोदय जी, आपने अपने ओजस्वी विचारों से हम लोगों को आशीषित किया, कोटि का धन्यवाद। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में अहर्निश भारत माता की सेवा में तल्लीन रहने वाले, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही भारत माँ और माँ भारती की सेवा में ही समर्पित कर दिया है, ऐसे हमारे भारतीय शिक्षा समिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में परम श्रद्धेय माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी से मैं सादर आग्रह करता हूँ कि अपना आशीर्वचन हम लोगों को देने की कृपा करें। ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन। युवाओं के हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद जी को कोटि कोटि नमन। सम्मानित मंच, इस विद्यालय के सभी आचार्य बंधु भगिनी और इस सभागार में उपस्थित इस विद्यालय के सभी पूर्व छात्र भाई, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको आज युवा दिवस पर और स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। मां सरस्वती से और परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूं कि आपका जीवन स्वामी जी जैसा बने। हम सब भैया इस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। जैसे पूर्व में भूमिका के समय में हमारे प्रधानाचार्य विक्रम जी ने कहा कि आप सब हमारे संबल हैं, हमारी आप शक्ति हैं, हमारी आप ताकत हैं और हमारा मूल्यांकन भी है। हम सबके ध्यान में होगा कि विद्या भारती ने एक पूर्व छात्र पोर्टल बना रखा है और उस पूर्व छात्र पोर्टल में सभी भैयाओं से बहनों से आग्रह करते हैं कि अपने को रजिस्टर कराएं। कलकत्ता से वो काम चलता है और हम सबको ये जानकारी के बड़ा हर्ष होगा कि अभी उस पोर्टल में
8.5 लाख पूर्व छात्र पंजीकृत हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आप में से अनेकों भैया अभी उसमें पंजीकृत नहीं होंगे, तो यहां से जाने से पूर्व हम उसमें पंजीकृत हो जाएं। तो 8.5 लाख पूर्व छात्र जिस एक संगठन के पंजीकृत हो गए, तो 8.5 आज तो डाटा का युग है, तो हमारी कितनी शक्ति है आप हम सब समझ सकते हैं। आप हमारे संबल ही हैं। जैसा पूर्व बताया कि समय स्तर पर जब आवश्यकता पड़ती है हम अपने पूर्व छात्रों से आह्वान करते हैं और पूर्व छात्र सदैव आगे आकर के हमारे आह्वान को पूरा करते हैं। तीसरा मैंने कहा मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन में अभी हमने 3-4 पूर्व छात्रों के इसी विद्यालय के अनुभव सुने और कैसे कैसे वो काम कर रहे हैं उसकी जानकारी मिली हम सबको। मैं लखनऊ में रहता हूं, मेरा केंद्र लखनऊ है। लखनऊ में क्योंकि IAS PCS अनेकों अधिकारी मिलते रहते हैं, तो अभी मैं कुछ IAS के सामने बैठा था, IAS अधिकारी थे, उसमें से एक IAS बोला, भाई साहब विद्या भारती के विद्यालयों के जो पूर्व छात्र हैं, पढ़े हुए छात्र, उनसे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैंने वो कैसे? बोले उनके व्यवहार से, वो जो बातचीत करते हैं, उनके रहने के ढंग से ही पता लग जाता है कि विद्या भारती के पूर्व छात्र हैं। हम सब जानते 2014 में मोदी जी की सरकार आई अभी भारत के अंदर। 2015 में मोदी जी सरकार इसके लिए नहीं, लेकिन विद्या भारती 2015 फरवरी के महीने इसी बसंत पंचमी के समय में एक पूर्व छात्र अपने जब आचार्य हैं पूरे विद्यालय देश भर के प्रधानाचार्य, उन प्रधानाचार्य अभी लगभग 13,000 विद्यालय चलते हैं, लेकिन 13,000 विद्यालयों में से मात्र 200 प्रधानाचार्य का हमने 5 सम्मेलन किया दिल्ली के अंदर, विज्ञान भवन में उद्घाटन सत्र हुआ। उसमें माननीय मोदी जी आए उद्घाटन सत्र में और उन्होंने भी कहा, मैं गुजरात में मुख्यमंत्री जब था तो उस समय में कुछ ऐसे युवा अधिकारी जो कुछ अलग दिखते थे, उनके अंदर कुछ काम करने की अलग प्रकार की लगन रहती थी, वो अलग प्रकार से योजना बना लेते थे। तो लगता था कि विद्या भारती के पूर्व छात्र हैं निश्चित रूप से। तो मैं जब मुझे धीरे से पूछता था भैया कहां पढ़े हो, तो जब विद्यालय का नाम बताते तो विद्या भारती का विद्यालय होता। तो ऐसे आप मैं जो कह रहा हूं आप हमारे मूल्यांकन है, मुझे लगता है कि जो हमारे पूर्व छात्र हैं उसमें आधा प्रतिशत भी ऐसा नहीं होगा कोई हमारा पूर्व छात्र भैया या बहन जो देश और समाज के अहित में काम कर रहा होगा या भारत तेरे टुकड़े होंगे और किनारे लगाता होगा। ऐसा हमारा भैया नहीं होगा, ऐसी हमारी बहन नहीं होगी, ऐसा हम दावा की शामिल करते हैं। ये हमारा मूल्यांकन है, क्योंकि हमने उनको शुरू से ही जब वो शिशु कक्षा में आए तो हमने उनको गीत करा, देश हमें देता है सब कुछ, आगे क्या है सबको याद है, हम भी तो कुछ देना सीखे, ये कहा है। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, धरती तुझे और भी कुछ तू, ये हमने करा रखा है। अब उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जो सामने नारा वो लिखा हुआ स्लोगन 9वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में समझ में नहीं आता था, लेकिन शब्दों के अर्थ होते हैं, शब्द धीरे 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 प्रभाव डालते हैं, तो अब उसका अर्थ समझ में आ रहा है वो है क्या वो चीज। तो ऐसे अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से, अनेकों प्रकार के गीतों के माध्यम से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस विधि के द्वारा हम प्रयत्न के साथ, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने अपने भैया बहनों को देश के हित में, समाज के हित में, परिवार के हित में काम करने के लिए प्रेरित किया है। और हमारा लक्ष्य यही है, इस प्रकार की युवा पीढ़ी का निर्माण करना है जो हिंदुत्वनिष्ठ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हों और काय शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक से पूर्ण विकसित हों और जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सके। आप सबको याद है, लेकिन जब आप पढ़ते थे उसमें ये है क्या समझ में नहीं आता था, आज समझ में आ रहा होगा। तो हम ऐसे लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, विद्या भारती चल रही है। तो ये सब लक्ष्य इस प्रकार का यहाँ लिखा है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनो जब जाते थे उसमें बोलते थे सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। यहाँ लिखा है भवन्तु सर्वे लोकाः सुखिनो
यह दायित्व तो हमारा है। हम जब जब इस वंदना कक्ष में बैठे होंगे हमने वो पढ़ा होगा। अगर इस लोक को, इस विश्व को, इस भारत को सुखी बनाना है, ये दायित्व किसका है? ये हमारा है। तो ये सब लक्ष्य इस प्रकार की युवा पीढ़ी का निर्माण करके हमने भेजा हुआ है समाज के अंदर। तो ऐसे जो हमारे पूर्व छात्र हैं, उन पूर्व छात्रों से हमारी कुछ अपेक्षा है। मैं 2-3 बातों को बात करते और अपनी बात समाप्त करूंगा। पहला है अपना जीवन, मेरा व्यक्तिगत जीवन। आज स्वामी विवेकानंद कब पैदा हुए आज भी पूजनीय है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे अनेकों नाम हम इस देश में ले सकते हैं। अभी कुछ गणितज्ञों के, कुछ वैज्ञानिकों के नाम डॉक्टर साहब ने लिए। ऐसे असंख्य लोग हैं हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, जिनको हम भूले नहीं है। विवेकानंद कब पैदा हुए? और अगर मैं आपके सामने एक प्रश्न करूं, आप मेरे परदादा जी का नाम नहीं जानते। मेरा नाम हेमचंद्र है। अभी भी आगे भैया से पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपने मेरे को आज देखा क्योंकि विद्या भारती का काम कर रहा हूं, इसी यहाँ खड़ा हूं। आप मेरे दादा परदादा को नहीं जानते, जानते कोई नहीं जानते, लेकिन आप स्वामी विवेकानंद को जानते। मैं आपके दादा परदादा और दादा को नहीं जानता हूं, लेकिन स्वामी विवेकानंद को जानता हूं। महात्मा गांधी को जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को हम जानते हैं। कुछ तो कारण होगा, कोई कारण होगा। अब ये कारण क्या था? तो अपने वहां कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो योग्यता क्षमता अर्जित करता है और उन योग्यता क्षमताओं को समाज के लिए समर्पित कर देता है, देश के लिए समर्पित कर देता है, वो व्यक्तित्व होता है और उसी का जीवन सार्थक होता है। अपने समाज के अंदर, अपने शास्त्रों के अंदर 2 प्रकार का जीवन बताया है। एक सफल जीवन। सफल जीवन का अर्थ है कि मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, मैं और कुछ बन गया, और मैं IAS अधिकारी बन गया, मेरे जीवन में सब सुख सुविधाएं आ गई हैं, तो मेरा जीवन एक प्रकार के सफल हो गया। जीवन को चलाने के लिए मुझे सब कुछ साधन मिल गए, ठीक प्रकार से मिल रहे, वो सफल जीवन है। उसको कहीं इसका जीवन बड़ा सफल है, लेकिन वो सार्थक नहीं है। तो सार्थक जीवन किसका है? सार्थक जीवन है स्वामी विवेकानंद का। सार्थक जीवन है सुभाष चंद्र बोस का। सार्थक जीवन है भगत सिंह का, दयानंद का, भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, ऐसे असंख्य लोगों का ये जीवन सार्थक होता है। तो विद्या भारती यही प्रेरणा देती है कि हमारा जीवन सार्थक हो। तो हमारे जीवन के अंदर कोई दाग न लग सके, भ्रष्टाचार का, अनिचार का, व्यभिचार का कोई दाग न लगे, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। एक हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ बने, हमारा जीवन सार्थक बने। दूसरा हमारा परिवार। हम परिवार है, इसकी हमारी पहचान है। आज हम सब देखते हैं परिवार में कैसा हो गया, परिवार बिखर रहा है, परिवार टूट रहे हैं। अभी शादी हो जाती है तो महीने 2 महीने बाद, साल भर बाद टूटने लग जाती है। कारण क्या है? वो केवल और केवल व्यक्तिगत हित है, लेकिन उसमें समर्पण नहीं है। परिवार तब जलता है, चलता है जब अंदर समर्पण होता है, दूसरे के प्रति समर्पण। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। ये है अपने वहां। एक ने कह दिया, दूसरे ने मान लिया, उसको कहते हैं नानक कहे कि सब ये दोनों ज्ञानी है। ऐसे परिवार चलता है। तो दूसरी परीक्षा होती है, ये विद्यालय, विद्या भारती के विद्यालय का छात्र है, पूर्व छात्र है, पढ़ा हुआ है, इसका जीवन बहुत अच्छा है, इसके अंदर दाग नहीं हो सकता है, इसका जीवन बहुत अच्छा है, इसका परिवार बहुत अच्छा है, क्योंकि ये विद्या भारती के विद्यालय में पढ़ा है। इसलिए हमारा परिवार कैसा है, हम अपने परिवार को ठीक करें। तीसरा, उसके बाद अपेक्षा आती है कि विद्यालय, जिस विद्यालय से हम संस्कार प्राप्त किए हैं। अभी तीनों ने बोला, चारों ने बोला, मैंने कहा कि मैं जो हूँ इस विद्यालय के कारण से, यहाँ तो बोलना ही पड़ेगा जितना भी होगा। तो लेकिन कुछ न कुछ तो हमको इस विद्यालय से मिला हुआ है। तो जिस विद्यालय से हम आज खड़े हैं, जहां हम पहुंचे हैं, जहां पहुंचना है, और अभी हमको इतना आगे जिसका कोई छोड़ नहीं है, तो इतना आगे जब हमने पहुंचना है, और आज हम जहां खड़े हैं विद्यालय के कारण है, तो इस विद्यालय के लिए मैं क्या योगदान कर सकता हूं? तो योगदान अनेक प्रकार के हैं। हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, आगे वाले हमारे जो युवा बैठे हैं, हमारे 11वीं में पढ़ने वाले छात्र हैं, हमारी 12वीं में पढ़ने वाले छात्र हैं, हमारे 10वीं में पढ़ने वाले छात्र हैं। ऐसे हम सब छात्रों को विद्यालय में आकर के पहुंच नहीं कर सकते हैं। तुम कैसे अच्छे डॉक्टर बनोगे? यहाँ 3-4 सीए का परिचय करा है, तो अब यहाँ आप सीए कैसे बन सकते हो? आप अच्छे इंजीनियर कैसे बन सकते हो? आप IAS क्वालिफाई कैसे कर सकते हो? ऐसे अपने भैया बहनों की काउंसलिंग कर सकते हैं हम। ये इसमें हम योगदान दे सकते हैं क्या? मैं
शिक्षा के क्षेत्र में हूं, मैं प्रोफेसर हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं यहाँ के आचार्य को आकर के कुछ टिप्स बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे आधुनिकता में ऐसे जाओगे तो और अच्छा हम शिक्षण कर पाएंगे। इस प्रकार का हम काम कर सकते हैं। हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर है, हम कोई क्या स्वास्थ्य कैंप लगा सकते हैं क्या? अपने सभी भैया बहन जो विद्याबंदी में पढ़ते हैं, हमारे पढ़ने वाले सभी भैया बहन का स्वास्थ्य परीक्षण हम कर सकते हैं क्या? इसमें योगदान कर सकते हैं। सामान्य बात है, इस काम को हम कर सकते हैं। फिर कोई आज हमारा विद्यालय है, अगर मैं आप सब भैया बहन से पूछूं कि आपके माता पिता ने बड़े सहज और ऐसा कहना चाहिए कि बड़ा विचार करके आपको इस विद्या मंदिर में एडमिशन करवाया है। वो कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा था, विद्या मंदिर में चले जाओ, ऐसा नहीं किया उन्होंने, बड़े विचार करके आपको यहाँ लाया हुआ है। अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ गवर्नमेंट स्कूल सब चलते थे, उसके बाद भी हमको यहाँ भेजा है, तो विचार करके आपके माता जी पिताजी यहाँ भेजा होगा, भेजा है, आपने शिक्षा प्राप्त करी है, आप आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़ सकते हैं। ऐसे वाले को जगह जाता हूँ, पूर्व छात्र को पूछता हूँ कहाँ पढ़ते हैं बच्चे, वो इधर उधर देखते हैं, आप तो वहां पढ़े, आप तो विद्यालय कांड से ऐसे बने हो, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वो इधर उधर देखते हैं। ये सत्य बात है। अब हमारे बच्चे इस विद्यालय में क्यों नहीं आ सकते? तो हमारे बच्चे भी इस विद्यालय में आ सके, हमारी पत्नी हमारे अपने बच्चों को यहाँ लाने के लिए तैयार हो सके, ऐसा आधुनिकतम सुख सुविधाओं से युक्त अगर विद्यालय बनाना है तो मेरा उसमें क्या योगदान हो सकता है, इसलिए हम सब कर सकते हैं। ये थोड़ा विचार करना पड़ेगा। मैं कोई अंग्रेजी का अध्यापक हूँ, स्पोकन इंग्लिश, डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम हिंदी सब सर्वत्र एक सा मानते हैं, अच्छी बोलते हैं, हिंदी में हमारी पकड़ है। आज अंग्रेजी का समय है, हमारे कई पूर्व छात्र मेरे को मिलते हैं, भाई साहब बाकी सब कुछ ठीक है, मैंने 6 महीने में अंग्रेजी सीख ली, सब कुछ कर लिया, बोलने लग गया क्योंकि मेरी ग्रामर अच्छी थी, लेकिन थोड़ा स्पोकन इंग्लिश विद्यालय में हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर स्पोकन इंग्लिश का मेरे में हम में से कोई है तो मैं इस विद्यालय में आके अपने भैया बहन को स्पोकन इंग्लिश सिखा सकता हूँ, वो बोल सके, भैया बहन झिझक दूर हो सके उनकी। तो ऐसे अनेकों प्रकार के काम हम विद्यालय के लिए कर सकते हैं। कोई अच्छा प्रोजेक्ट हम विद्यालय का खड़ा कर सकते हैं, इस दिशा में हमारा कुछ योगदान हो सकता है। हम अपने अपने ग्रुप के भैया बहन मिलेंगे, भैया मिलेंगे और यहाँ विद्यालय के प्राचार्य से आगे बातचीत करेंगे, तो ये हम करेंगे, ये अपेक्षा है। फिर इसके पश्चात में समाज है, तो समाज के लिए सेवा करना, कोई संस्कार केंद्र, कोई ब्लड डोनेशन कैंप, तो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। गीती बोल के नहीं हो जाएगा, हम कुछ देना तो सीखें, हम कुछ करना तो सीखें, कुछ तो करें। तो उसी में से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जो देता है वह देवता होता है। देवता ऐसे नहीं होता है, देवता का अर्थ है जो देता है वही देवता है, जो लेता रहता है, जो लेता रहता है वही राक्षस है। जब हम देना सीखें, हम दें तो उस देवताओं की श्रेणी में आ सकें, क्योंकि क्या है शिक्षा का उद्देश्य यही है, मनुष्य से देवत्व की ओर जाना, मनुष्य से देवता जैसा बनना। अभी डॉक्टर साहब ने कई प्रकार से बताया कि डॉक्टर, तो हम भी सुनते हैं, गांव में जाते हैं, हमारी दाई दादी परदादी ऐसी होंगी, वो किसी डॉक्टर को जाती है दिखाने के लिए, दवाई देती है, ठीक होती है, कहती है डॉक्टर ही, डॉक्टर के स्थान पर भगवान जैसा ही है, वो तो भगवान है, ऐसा कहती है। कई बार महिला कहती नहीं कहती है, तो ये क्यों है? तो बन सकता है व्यक्ति भगवान जैसा, उसका चरित्र ठीक चाहिए। तो ये देश के लिए, समाज के लिए हम कुछ कर सके, कोई भी कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सके, ऐसा हम आज क्या कर रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है, आज ऊर्जा संरक्षण चल रहा है, आज पर्यावरण संरक्षण चल रहा है। ये अगर हमने अपने स्वयं जीवन में उतार दिया, हम कहीं कोई कूड़ा फेंकेंगे नहीं, रैपर फेंकेंगे नहीं, हमने देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। आज 1914 जो 2014 से लेकर आज तक अगर देखेंगे रेलवे स्टेशन में, तो कितनी स्वच्छता आप सबको अनुभव होगा ही होगा। तो देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो उसमें हम भी योगदान करें, ऐसा आप सबसे आग्रह है। तो ऐसा आप सब कर सकें, तो यही आपसे आग्रह करते हुए और स्वामी विवेकानंद के जीवन के दिन में ये संकल्प लेकर के मैं अपने जीवन को अच्छा करूंगा, अपने परिवार को अच्छा करूंगा, विद्यालय के लिए योगदान करूंगा, देश और समाज के लिए कुछ न कुछ करूंगा मैं, क्योंकि अपने वहां कहा है दशांश देना, शास्त्र में कहा है कि जो कमाते हैं उसका 10 हिस्सा समाज के काम के लिए, शिक्षा के काम के लिए, धार्मिक काम के लिए देंगे, तो वो पुण्य ही होगी, वो ताजा हो रहा है धन, वही अपने जीवन में आगे काम आता है। इसलिए तो हम ये देश समाज के लिए भी कुछ करेंगे, इतना आग्रह करते और अंत में एक आपसे अपील करते हुए कि हम सब जानते हैं कि अपने भारत का लोकतंत्र, ये लोकतंत्र के अंदर चुनाव प्रक्रिया है, वो हमारे यहाँ महापर्व आ गया, जिसको लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है।
अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है वो। हम सब युवा हैं और मुझे लगता है कि हमारे सब वोट देने के अधिकारी हैं इस समय। तो हम जो है एक तो अवश्य मतदान करें, हमारा वोट अवश्य गिरे। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब अधिकतम मतदान हो, तो हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसके साथ साथ में अपने जानने वाले मिलने वाले सब लोगों को, कम से कम 10-15 लोगों को अपने साथ लेकर के जाएंगे, मतदान करवाएंगे। तो अवश्य मतदान करें। और दूसरा, हम देश हित में मतदान करें, समाज हित में मतदान करें। देश की सुरक्षा, देश का विकास, माफिया का नाश, भ्रष्टाचार का नाश, धार्मिकता का जो सारा वातावरण, इस दृष्टि से हमारे मतदान करेंगे तो हमारा लोकतंत्र निश्चित रूप से मजबूत होगा। तो अंत में आपसे अपील और आग्रह करते हुए कि हम निश्चित रूप से देश हित में, समाज हित में मतदान करें। तो ऐसा 5-7 विषय लेकर के निश्चित रूप से आप इसमें आगे बढ़ेंगे, इतना आप सबसे निवेदन करते हुए स्वामी विवेकानंद की और युवा दिवस की आपको पुनः जो है बधाई और शुभकामना देते हुए, और उन भैयाओं को विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं कि जिनको आज सम्मान मिला है, और ये जो सम्मान मिला है, ये आगे आगे बढ़ते रहे इस दिशा में, और जिन भैया बहनों को सम्मान नहीं मिला उस दिशा में आगे बढ़े, हम भी उस सम्मान के अधिकारी हों। ऐसा हम सब को मैं निवेदन करता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। 2 मिनट और चाहिए आपका, बहुत धैर्य रखा आप सबने। अभी भाई साहब ने जिक्र किया था पूर्व छात्र पोर्टल, विश्व का सबसे बड़ा पूर्व छात्र पोर्टल विद्या भारती का है, जिसमें इतने भैया रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आप सबका भी रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कराया है विद्यालय की तरफ से। जो सूची हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन इस पोर्टल ने एक नंबर भी जारी किया है, इस पर डायल करते तो आप पूर्व छात्र पोर्टल में रजिस्टर्ड अपने आप हो जाएंगे। तो मैं नंबर बोल रहा हूँ, अपना मोबाइल निकाल कर इसको डायल करते हैं प्लीज सबको। बोलो 7231। डोंट रिपीट भैया, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। मैं बोल रहा हूँ, माइक लगा हुआ है, आप सुन सकते हैं ध्यान से। 7231 889996 ये नंबर है, इसको डायल कर देंगे एक बार तो रजिस्ट्रेशन आपका पूर्व छात्र पोर्टल में हो जाएगा। दीपक जी आभार ज्ञापन के लिए। उसके बाद कल्याण मंत्र है, भैया यहाँ रुक सकते हैं आचार्य से मिल करके, और उसके बाद आराम से आप जा सकेंगे। अभी बस आभार ज्ञापन और कल्याण मंत्र, उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। ज्ञानदायी मां सरस्वती ब्रह्म समूह ओम और मारा माता के चरणों में नमन करते हुए आज का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच जो महान भाव उपस्थित हुए हैं उनके आभार ज्ञापन के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। सबसे प्रथम कड़ी में हमारे आदरणीय हेमचंद जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश, आप, हमारा सौभाग्य ही है कि आज आप हमारे परिसर में उपलब्ध हुए और हमारे पूरा छात्र भैयाओं का मार्गदर्शन किया। मैं आप सभी की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इसी क्रम में हमारे सभी के परिचित आदरणीय रघुनाथ प्रताप जी, मंत्री भारतीय शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश, आपका समय समय पर हमें सबको मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है और आप अपने व्यस्ततम समय से विद्यालय में उपस्थित हुए और हम सभी का मार्गदर्शन किए। आपका मैं विद्यालय परिवार की ओर से और पूरा छात्र की ओर से आभार ज्ञापित करता हूँ। इसी क्रम में आदरणीय मिथिलेश जी, प्रदेश निरीक्षक जी, सौभाग्य से आप भी कार्यक्रम में आए हुए थे और हमारे पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
मैं पूरा छात्र की ओर से और विद्यालय परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह जी, आपका व्यस्ततम कार्यक्रम रहता है, आप विद्यालय में आए और मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय बाकी बिहारी जी, प्रधानाचार्य नारी देवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, मैं पूरा छात्र भैयाओं की ओर से और विद्यालय परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे भैया जो इस पूरा छात्र भैया जो हमारी शॉर्ट नोटिस पर विद्यालय में उपस्थित हुए, मैं सभी भैयाओं का विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः आशा ही करता हूँ कि आप जब भी हम आपको बुलाएंगे आप विद्यालय में जरूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। सभी भैया कल्याण मंत्र के पश्चात सभी भैया जलपान के बाद ही यहाँ से जा सकेंगे। नीचे जलपान रखा हुआ है, जलपान के पश्चात जा सकेंगे। सभी भैया कमर से निकल के बैठ जाएंगे, आंखें बंद, माँ सरस्वती से विनती करते हुए ये कहेंगे कि माँ सरस्वती हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम दोगुनी ताकत से लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।